हेलो एवरीवन। अच्छा, हमने लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी हमने पिछली क्लास में शुरू करी थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी दो चीज़ें कवर करती है। एक तो वो कवर करती है लॉस ऑफ जीपी को और एक वो कवर करती है इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग को। तो लॉस ऑफ जीपी का केस तो हमने कल देखा था। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट केस जो है इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग का। नेक्स्ट केस है इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग का। पहले इसके बारे में लिख लो। एनी एक्सपेंडिचर incurred during the period of dislocation. Any expenditure incurred during the period of dislocation to reduce the loss of turnover is known as increased cost of working. Is known as increased cost of working. अच्छा, मेरी बात सबने ध्यान से सुनी है। अच्छा, कल वाला अगर आपको एग्जाम्पल याद हो तो 1 जुलाई को हमारी मशीन में आग लगी थी। अब क्योंकि वो मशीन एक सोफिस्टिकेटेड मशीनरी थी, इंपोर्टेड मशीनरी थी, इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, तो 1 जुलाई को हमने अपने यूएस वाले सप्लायर को कॉल किया था। उसने कहा था मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मैं 3 महीने से पहले आपको मशीन डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। मतलब बताओ, मेरा बिजनेस कितने मंथ्स के लिए सफर किया था? 3 मंथ्स के लिए। तो मैंने उस 3 मंथ्स को क्या नाम दिया था? पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। 3 मंथ्स। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं, जरा ध्यान से सुनना। अच्छा ना, एक बात और क्या आती है यहां पर कि इन 3 मंथ्स में आपके पास मशीन नहीं थी। मशीन नहीं थी ना भाई। पुरानी मशीन तो आपकी फायर से डिस्ट्रॉय हो गई थी और नई मशीन अभी आई नहीं है। तो इन 3 मंथ्स में आपके पास मशीन कोई नहीं थी। अच्छा, अब एक बात और, अगर आपको लास्ट वाला एग्जांपल याद हो जिसमें मैंने स्टैंडर्ड टर्नओवर बताया था और एक्चुअल टर्नओवर बताया था, मैंने कहा इन 3 मंथ्स में आप टर्नओवर कमा सकते थे 5 लाख का, लेकिन इन 3 मंथ्स में आप टर्नओवर कमा कितना पाए? 1 लाख का। तो इन 3 मंथ्स में एक्चुअल टर्नओवर आप कितना अचीव कर पाए? 1 लाख। लेकिन एक सोचने वाली बात आती है, क्या कि जब इन 3 मंथ्स में मेरे पास मशीन थी ही नहीं, तो फिर टर्नओवर कहां से आया 1 लाख का? सोच सकते हो अपने आप? पता है कुछ रीजंस इसके हो सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको 1-2 रीजंस बताऊं अभी, पता है 1-2 रीजन क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि मेरे पास गोडाउन में पहले से कुछ स्टॉक पड़ा हो जो मैंने इन 3 मंथ्स में बेच दिया हो और बेच के 1 लाख रुपए का क्या आ गया हो? टर्नओवर। तो हो सकता है स्टॉक बेचा हो आपने, पॉसिबल रीजन है। सपोज मैं कहता हूं 1 लाख के टर्नओवर में से 60,000 रुपए का टर्नओवर तो आया पुराने वाले स्टॉक को बेच के। अभी भी बचा 40,000, तो अभी भी बचा। अब सुनना, पता है ये 40,000 का टर्नओवर मेरे पास कहां से आया? सुनो, मैंने आपको कहा था कि जिस मशीन से मैं प्रोडक्शन करता हूं वो मशीन एक सोफिस्टिकेटेड मशीनरी है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। पता है उसकी खासियत क्या है? वो ना एक महीने में 1 लाख यूनिट क्या कर सकती है? प्रोड्यूस कर सकती है। ये उस मशीन की खासियत है। मैं आपसे एक बात पूछूं, हर चीज का कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट होता ही होता है। तो हो सकता है ना कि उस मशीन का भी कोई सब्स्टिट्यूट आपको इंडिया में मिल जाए जो महीने के 1 लाख यूनिट ना बनाए, महीने के 10,000 बनाए, 15,000 बनाए, 20,000 बनाए।
कुछ तो बनाएगी। तो हमने क्या करा, हमने 3 मंथ्स में ना, इन 3 मंथ्स के लिए एक लोकल मशीनरी किराए पे ले ली। भाई सोफिस्टिकेटेड मशीनरी तो आएगी 3 महीने के बाद, तो अब 3 महीने तक क्या करेंगे खाली बैठ के? एक काम करते हैं, कोई लोकल मशीनरी किराए पे ले लेते हैं। भाई एक बात बताओ, वो महीने के 1 लाख यूनिट नहीं बनाएगी, 5,000, 10,000, 15,000 कुछ तो बनाएगी ना। उसका रेंट हम दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो मैं अब कह रहा हूं ये जो 40,000 का टर्नओवर बचा ना, ये पता है कहां से आया? रेंटिंग ऑफ लोकल मशीनरी से। हमने लोकल मशीनरी किराए पे लेके कितने रुपए का टर्नओवर अचीव किया? 40,000 रुपए का टर्नओवर क्या करा? अचीव। मुझे एक बात बताओगे, ये मशीनरी किराए पे क्यों ली? पता है क्यों? ताकि हम अपने नुकसान को क्या कर पाए? कम कर पाए। क्योंकि पता है, अगर आप ये मशीनरी किराए पे नहीं लेते तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता। उस नुकसान को कम करने के लिए हमने ये मशीन किस पे ली है? किराए पे। और जो ये किराया हम दे रहे हैं ना, इस किराए को हम क्या नाम देते हैं? इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। दिस इज नोन एज इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। पक्का? तो ये आपका इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग का कंसेप्ट है। अब मैं आपको ना एक बार प्रॉपर सारे स्टेप्स लिखवा देता हूं। टोटल इसमें ना 8 स्टेप्स होते हैं जिसमें हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब क्या क्या स्टेप्स हैं जरा वो लिख लेते हैं। देखो, पहले लिख लो सब स्टेप्स, सब लिखना मेरे साथ साथ। स्टेप्स हैं, पहला इंडेमनिटी पीरियड, क्या होता है वो सब अभी बाद में बताऊंगा। और पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, दोनों में से विच एवर इज लेस। फिर लिखना क्लेम विल बी रिसीव्ड फॉर दैट पीरियड। क्लेम विल बी रिसीव्ड फॉर दैट पीरियड। ठीक है, ये पहला स्टेप। सेकंड, जीपी रेशो निकालो लास्ट ईयर का। फॉर्मूला जीपी ऑफ लास्ट ईयर डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इनटू 100। चाहो तो एक फॉर्मूला इसका और यूज कर सकते हो, कल याद करना। हमने जीपी को 2 पार्ट्स में बांटा था, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऑफ लास्ट ईयर। याद है कल मैंने बताया था कि नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस इज नथिंग बट जीपी डिवाइड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर इन 200। ये आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, कैलकुलेट रिडक्शन इन टर्नओवर। कैसे निकालोगे? स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर माइनस एक्चुअल टर्नओवर। अब ना इसके नीचे एक नोट लिखना, इसी स्टेप का पार्ट है, नोट लिखना। इफ देयर इज एनी ट्रेंड इन प्रॉफिट्स, if there is any trend in profits, comma, such trend is to be adjusted in standard turnover।
such trend is to be adjusted in standard turnover. फिर फोर्थ स्टेप, लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, फॉर्मूला रिडक्शन इन टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय जीपी रेशियो, ये आ गया आपका लॉस ऑफ जीपी। अब फिफ्थ, एडमिसेबल increased cost of working, admissible increased cost of working। ठीक है, चलो admissible increased cost of working, इसमें ना 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट सब पॉइंट लिखो, एक्चुअल एक्सपेंडिचर incurred। सेकेंड पॉइंट, जीपी ऑन actual turnover achieved due to increased cost of working। सब समझाऊंगा अभी बाद में। जीपी ऑन एक्चुअल टर्नओवर अचीव्ड ड्यू टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वर्किंग। और थर्ड, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इनटू जीपी ऑन एनुअल turnover divide by GP as above plus uninsured standing charges plus uninsured standing charges, तीनों में से whichever is less। ये आपके क्वेश्चन का फिफ्थ स्टेप। फिर सिक्स्थ, actual loss, loss of GP at admissible increased cost of working minus savings in standing charges, ये आपका एक्चुअल लॉस, माइनस सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस, ये आपका एक्चुअल लॉस। फिर सेवेंथ, एवरेज क्लॉज, एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ पॉलिसी शुड बी लेस देन GP on annual turnover। ठीक है, नोट लिखना, if there is any trend, comma, such trend is to be adjusted in annual turnover। सच ट्रेंड इज टू बी एडजस्टेड इन एनुअल टर्नओवर। और लास्ट आता है क्लेम का फॉर्मूला। फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइड बाय जीपी ऑन एनुअल टर्नओवर इनटू एक्चुअल लॉस। तो इतने रुपए का क्लेम आपको मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से। अभी सिर्फ 8 स्टेप्स लिखना, फिर एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें पूरा समझेंगे। ठीक है, 8 के 8 स्टेप्स कॉपी कर लेना। चलो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू।